हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़ाव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर सेकंड में की बात कर रहे थे अपन पिछले वीडियो में, और उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था, और सतत आवेश वितरण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। अब उसी के बाद अपने मेन पॉइंट पे आज अपन आते हैं। मेन पॉइंट कौन सा था? चैप्टर का नाम था अपने पास गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो आज अपन चर्चा करते हैं गाउस के नियम की। तो आइए स्टूडेंट, देखिए गाउस का नियम कहता है क्या है कि जैसे मान लो आपको पता है कि अपन ने फ्लक्स के बारे में भी अध्ययन किया था, और गाउस के नियम की भी अपन बात करें तो एक बंद पृष्ठ की अपन बात करते आ रहे हैं। तो गाउस का नियम भी क्या कहता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, जैसे मान लो कोई भी पृष्ठ मान लिया अपन कि ये पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, फ्लक्स अपन ने पढ़ा था फाइव ई से इंडिकेट किया था, ठीक है, निर्गत फ्लक्स का मान इससे परिबद्ध जितना भी आवेश है, यानी कितना भी हो सकता है, जैसे मान लो अलग अलग आवेश है, तो इससे परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि अपन एक बार कोई भी निकाय जो अपन ने माना है जिससे संबंधित फ्लक्स की अपन बात करें, वो एक बार मान लेते हैं किसमें, निर्वात में स्थित है, तो उससे निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, इसके बराबर होता है। सॉरी, क्या कहोगे कि निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से संबद्ध या उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यह साधारण सा गाउस का नियम ध्यान में रहेगा। आप केवल फॉर्मूले को ध्यान में रखिए कि फाइव ई इक्वल्स में समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, और क्वेश्चन ये कहता है कि गाउस के नियम का गणितीय रूप लिखिए, मैथमेटिकल फॉर्म आपसे पूछे, तब आपको केवल यही दर्शाना है कि फाइव ई इक्वल्स में कितना है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यदि आपसे ऐसा पूछे कि गाउस का नियम क्या है समझाइए, तब आप इसकी पूरी डेफिनेशन पूरा डिफाइन करोगे किस अकॉर्डिंग कि निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से या बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला या निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये किसका नियम है? गाउस का नियम। ये तो बात हो गई कि अपन ने रखा था कहां पे, निर्वात में। यदि अपन बात करें किसी मीडियम की, कोई भी माध्यम हो, जैसे मान लो अपन माध्यम वायु की बात कर लेते हैं कि वायु माध्यम के लिए कितना हो जाएगा। देखो वायु माध्यम के लिए आपने पहले चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा था, कौन सा था, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स में एप्सिलॉन इक्वल्स में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये रिलेशन पढ़ा था। वहां पे भी आपको बताया था कि एप्सिलॉन तो क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन क्या होती है, जिसे निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, या अपेक्षिक विद्युतशीलता कह सकते हैं, या पारगम्यता भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो तीनों ये रिलेशन आपने पढ़ा था। इस रिलेशन की सहायता से ऐसा कह सकते हो, देखो एप्सिलॉन इक्वल्स में ये तो है, और वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान आपको दो तीन वैल्यू अलग अलग बताइए, वायु के लिए, कांच के लिए, या किसी धातु की बात करें, चालक, सुचालक, उन सब के लिए एप्सिलॉन का मान आपको अलग अलग बताया था। एप्सिलॉन आर, वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स 1 लिखते हैं अपन, लगभग 1 के बराबर, 1.001 के आसपास आता है, तो अपन अप्रोक्सीमेट क्या मानते हैं, इसे 1 ही मानते हैं। तो एप्सिलॉन आर 1 हो गया, तो एप्सिलॉन इक्वल्स में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि माध्यम के लिए अपन गाउस का नियम लिखें तो कितना हो जाएगा, 5e इक्वल्स में समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाएगा, एप्सिलॉन, इसके बराबर ही है। तो वायु के लिए तो ये बन जाएगा, बाकी किसी और मीडियम के लिए पूछे तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान अपन पुटअप कर सकते हैं और पुट करके आसानी से मान
कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी बात गाउस के नियम की। दूसरी बात देखो, अपन ने यहाँ पे फाई ई लिखा है, इसका मतलब क्या है? फाई ई, इससे निर्गत कुल फ्लक्स कहते हैं अपन। कुल फ्लक्स से मतलब क्या हुआ कि इसमें कितना तो फ्लक्स निवेशित हो रहा है और कितना फ्लक्स इससे निर्गत हो रहा है, तो वो कुल मान बताना अपने को। यानी फाई ई को अपन लिखते हैं फाई आउट माइनस से फाई इन, यानी टोटल मान यही होगा कि कितना बाहर निकल रहा है, कितना इंटर और कितना बाहर निकल रहा है, उससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मान किसका आ जाएगा अपने पास से? फाई ई का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटी सी बात और अपने पास की फाई ई, जब अपन ने ये बात लिखी है तो अपन ये भी देख लें कि फाई ई यानी निर्गत फ्लक्स का मान है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, गाउस के नियम की बात समझ में आई? जैसे मानो देखो फ्लक्स का मान है, परस्पर से संबंधित फ्लक्स है, वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है, तो उन बातों पे अपन थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो देखो ये पृष्ठ अपने पास, ठीक है, इससे निर्गत फ्लक्स का मान देखो, सबसे पहली बात तो अपन ने लिखी है कि फाई ई इक्वल्स में फाई आउट माइनस फाई इन, यानी कहने का मतलब कि पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है उसको तो क्या लिखा जाता है? धनात्मक। यानी पहला पॉइंट तो हो गया कि निर्गत फ्लक्स है उसको तो क्या लिखा जाता है? धनात्मक है, और निवेशित फ्लक्स है उसको क्या लिखा जाता है? ऋणात्मक। तो पहली बात तो ये हो गई अपने पास। दूसरी बात अपन कहें कि देखो निर्गत और निवेशित फ्लक्स है या कुल फ्लक्स है वो किन कारकों पे निर्भर करेगा, ये दूसरा पॉइंट अपन लिखें कि निर्गत फ्लक्स का मान वो जो भी निकाय अपन ने माना है उसके आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता, कि आकार आकृति से कैसी भी हो जितना फ्लक्स निर्गत होना वो ही होगा, यानी आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन लिखें कि जैसे मान लो ये कहते कि इसके अंदर कुल आवेश अपन ने लिखा था फाई इक्वल समेशन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिखा था, यानी कुल आवेश की बात करें, जैसे मान लो इसके अंदर 2-3 आवेश लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब देखो निर्गत फ्लक्स का मान इन आवेशों के बीच की दूरी इन पर भी निर्भर नहीं करता, आवेश है कैसे भी विद्यमान हो उनके बीच की दूरी पर भी फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई, आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता। दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चौथी बात करें अपन, जैसे मान लो इसके अंदर तो आवेश विद्यमान है और ऐसा बोलते हैं कि कोई भी आवेश बाहर विद्यमान है या कोई आवेश बता दिया, कोई विद्युत क्षेत्र बाहर से बता दे, तो उस बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी निर्गत फ्लक्स पे नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कोई बाहरी आवेश है उस आवेश का प्रभाव या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, बाहरी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है, ये तो हो गई 4 बातें जिससे फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो फ्लक्स का मान 0 भी हो सकता है क्या इसके लिए, कि निर्गत फ्लक्स का मान 0 हो जाए? हो सकता है, क्यों नहीं? जितना निकल बाहर जा रहा है उतना ही क्या हो? इंटर हो, तो निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। अब वो कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी स्थिति में होगा? देखो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, निर्गत फ्लक्स शून्य कब कब हो सकता है? देखो पहली बात तो कि इसके अंदर ऐसा कह दें कि जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हो, जितने धनावेश हो उतने ही ऋणावेश हो, तो हो सकता है पहला तो कि जितने प्लस हैं प्लस क्यू और बराबर क्या हो? माइनस क्यू। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, यानी देखो ये बात अपन ने कही कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये कौन सी कंडीशन को दर्शाता है? समेशन क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक प्लस क्यू मान लो कि 3 है और एक माइनस क्यू है, तो बराबर मात्रा में है तो कितना आ जाएगा? आवेश का मान 0। यानी ऐसा भी तो कह सकते हैं अपन दूसरा कि निकाय के अंदर आवेश क्या हो?
अनुपस्थित हो, निकाय के अंदर आवेश है अनुपस्थित, तो इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तब भी इसका मान, फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। तीसरी बात अपन कह सकते हैं यहां से कि यदि निकाय के अंदर है कोई द्विध्रुव विद्यमान हो, द्विध्रुव आपने पढ़ा था +q -q, यही है द्विध्रुव, पढ़ी थी आपने डेफिनेशन कि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश न्यूनतम पृथक्कन, जो अपन पृथक्कन कितना मानते हैं नॉर्मली 2a, न्यूनतम पृथक्कन पर विद्यमान हो तो वह निकाय या वह युक्ति क्या कहलाती है, द्विध्रुव। यानी कहने का मतलब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश विद्यमान होते हैं द्विध्रुव पर। तो देखो इससे इसमें आवेश का मान भी कितना होगा, वही एक आवेश और एक माइनस है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो तीसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि द्विध्रुव विद्यमान हो। तभी मान फ्लक्स का कितना होगा, 0 होगा। चौथी बात अपन कह सकते हैं कि यदि ऐसा कह दें कि इसके अंदर आवेश का मान तो 0 है और इसके बाहर कोई विद्युत क्षेत्र लगा है, ठीक है, अंदर आवेश 0 है, बाहर कोई विद्युत क्षेत्र लगा है, तो आपको पता है कि बाहर के विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, तो बाहर के विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होगा तो अंदर आवेश 0 है, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी इसकी साधारण सी बातें कि गाउस के नियम में जो अपन ने कहा है कि निर्गत फ्लक्स का मान समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसके लिए अपन ने लिखा है कि कौन कौन सी स्थिति में फ्लक्स का मान 0 हो सकता है और कौन सी स्थिति में फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आपको कहें कि उसमें से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। जैसे मान लो आपको ये पॉइंट दे दे कि कोई अर्धगोला अपने पास, ठीक है, अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स का यहां पर आवेश रखा आपके लिए +q। अब आपको ये कहे कि इस अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो बता सकते हो आप आसानी से, क्योंकि एक टोटल निकाय, सबसे पहली बात तो अपने को क्या चाहिए कि गाउस का नियम वही लागू होता है जहां पे पूरा बंद पृष्ठ बनना चाहिए, जिसे अपन क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, वो बंद पृष्ठ बनना चाहिए। तो उसके लिए कितना बनेगा, पहले तो इसको बंद पृष्ठ बनाए, ठीक है, और एक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन यानी आवेश तो एक ही इसमें, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं फाइडेस है, वो कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अपने को चाहिए कितना, ये तो दो अर्धगोलों से है या एक पूर्ण गोले से, अपने को चाहिए तो कितना, आधे में मान चाहिए, तो आधे में कितना हो जाएगा 5, मान लेते हैं कि अर्धगोले के लिए कितना होगा 5 इक्वल्स में 5 2, यानी इससे निर्गत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 इक्वल्स में 5 कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में कितना 2, यानी अर्धगोले से निर्गत मान कितना हो जाएगा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लेता कई बार कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। देखो थोड़ा सा मैं डिफरेंट आपको इजी वे में आपको करवाना चाह रहा हूं, बुक के अकॉर्डिंग मैटर नहीं है इसमें, तो कंफ्यूज ना हो इस चीज में कि बुक में आपको अलग दे रखा है, मैंने आपको अलग करवाया, कोई दिक्कत नहीं है, जो करवा रहा हूं आपको इजी वे में मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो इसके लिए जैसे मान लो कोई आवेश मान लेते हैं अपन, +q आवेश मान लिया अपन, ठीक है, और इससे r दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु है P, ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर अपन ये मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो
सबसे पहला काम तो क्या करना है, अपने को गाउस के नियम के लिए चलना। जहां पर भी गाउस का नियम अप्लाई हो उसको सबसे पहले आप मान लो कि उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो इसको रेडियस मान के क्या कर लेते हैं, एक बंद पृष्ठ, ये गोले की कल्पना कर लेते हैं। ये क्या बन गया अपने पास, एक बंद पृष्ठ, गोला बन गया। ठीक है, अब गोले के लिए मान निकालने अपन, तो पूरे गोले के लिए निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, उसे अल्पांशों में डिवाइड करें। तो ये मान लेते हैं कोई भी एक अल्पांश। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि प्लस क्यों आवेश के कारण आपने द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट किया था। उस समय आपको ये बात बताई होगी ना कि प्लस क्यों क्या कारण है, कोई भी बिंदु उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु की तरफ चल के बिंदु से बाहर की ओर, यही होती है। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो कौन सी होगी, ये वाली। दूसरी बात, क्षेत्रफल की डायरेक्शन, इस अल्पांश के क्षेत्रफल की डायरेक्शन कौन सी होगी। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि पृष्ठ के लंबवतें बाहर की ओर होती है, तो इस पर क्षेत्रफल की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, जैसे अल्पांश है तो अल्पांश के लिए मान लेते हैं ds, क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी होगी। अब देखो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हो कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र इक्वल्स में KQ अपॉन में R स्क्वायर। यही होता है कि कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, इक्वल्स में KQ अपॉन R स्क्वायर। दूसरी बात आप जानते हो फलक से फाई ई का मान कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। अल्पांश में लिया तो इंटीग्रेशन साथ में लगा दे अपन, और इसको भी मैं ऐसा लिख दूं कि सरफेस इंटीग्रेशन है, यानी टोटल निकाय के लिए है। तो कितना बनेगा, देखो फाई, इसको ऐसा लिखूं इंटीग्रेशन s ई ds कोस थीटा। ठीक है ना, इस s की बात समझ में ही ना, अपन ने देखो लाइनर दर्शाया था तो उसमें l दर्शाया था, सरफेस दर्शाया था तो s, वॉल्यूम दर्शाया था तो v दर्शाया था अपन ने। ठीक है ना, तो ये लाइनर इंटीग्रेशन हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन है, और ये कौन सा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। अब देखो फाई इक्वल्स में सबसे पहले तो बात करें कोस थीटा। थीटा क्या होता है, E और, आपको ये कहा था मैंने फ्लक्स पढ़ा था उस टाइम की E और A यानी क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण है। यहां पर देखे दोनों एक ही दिशा में, तो कोण का मान कितना होगा, थीटा 0 हो जाएगा। कोस जीरो कितना होता है, 1, तो इसका मान तो हो गया 1, यानी थीटा कितना है 0 और कोस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये मान आ जाएगा इसका 1। वैल्यू क्या बची अपने पास, s e ds, साथ में कितना आ गया, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब देखो अब अपने पास वैल्यू है किसकी, E की, तो फाई इक्वल्स में ऐसा लिख दूं इंटीग्रेशन s KQ अपॉन R स्क्वायर, और साथ में कितना है ds, KQ अपॉन R स्क्वायर बाहर निकालने, तो फाई इक्वल्स में इंटीग्रेशन KQ अपॉन R स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ds। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ds एक अल्पांश का क्षेत्रफल था, अपने को चाहिए कि अपन ने गोला माना था, इसे बंद गाउसिय पृष्ठ गोला माना था, तो गोले के लिए कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होता है इसका टोटल 4 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स में KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर बन जाएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, K का मान पुट अप कर दीजिए ऐसे। K का मान आप जानते हो, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया है, K इक्वल्स में कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। या फिर इसकी वैल्यू भी वहां पे अपन ने लिखी थी 9 गुणा 10 की पावर 9 लिखी थी। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, ये क्यों भी है साथ में ऊपर, और साथ में कितना होगा 4 पाई, यही है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी वैल्यू क्या बनी अपने पास, फाई इक्वल्स में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा। यानी एक पूरे गोले से निर्गत फ्लक्स का मान वो कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। जो भी अभी अपन ने एग्जांपल किया था उसमें भी अपन ने देखा था वो मान था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां पर भी एक आवेश विद्यमान था, तो पूरा एक आवेश गोले के अंदर विद्यमान है, तो इससे निर्गत फ्लक्स का मान
कितना आएगा, फाई इक्वल्स में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है गाउस का नियम, यही पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो कूलाम के नियम से गाउस का नियम आसानी से अपन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कूलाम का नियम तो अलग होता है, कूलाम के नियम में तो हमने ये पढ़ा था, वहां तो बल का फॉर्मूला लगता है इक्वल्स में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, या फिर आपने ऐसा लिखो जैसे Q नोट मान, ठीक है, कि हमने तो कूलाम के नियम में ये पढ़ा था। फिर ये मान कहां से आएगा, कूलाम का नियम अपन ने काम में नहीं लिया, तो देखो वहां से आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही काम में लिया अपन ने। देखो देखिए, मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दूं, F बाई Q नोट इक्वल्स में KQ अपॉन R स्क्वायर, इसी को लिखा है, ठीक है। आप जानते हो F बराबर क्या होता है, QE होता है, E बराबर क्या बनेगा, F बाई Q इक्वल्स में E, तो इस वैल्यू की जगह अपन कह सकते हैं ऐसा, E इक्वल्स में क्या बन गया, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलाम के नियम से ही तो वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि कूलाम का नियम अपन ने कहीं काम में नहीं लिया, कि F बराबर, हमें तो बार बार यही पढ़ा है कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है, और वो वैल्यू अपन ने कहीं पर काम भी नहीं ली। तो ये वैल्यू है वो किससे, कूलाम के नियम से आती है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना, अब गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में चलते हैं कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग कौन से हैं, और गाउस के नियम के मुख्यतः देखो 5 अनुप्रयोग आपके सिलेबस में दे रखे, ठीक है। 5 अनुप्रयोग में कौन कौन से हैं, एक तो अपने पास है रेखीय तार, यानी रेखीय अपरिमित तार की अपन बात करें कि उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरा आपको दे रखा है अपरिमित चालक पट्टिका, चालक पट्टिका यानी कोई चादर अपने पास, जैसे मान लो ये अपना बोरेटी है, किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान कितना होगा। तीसरा अपने पास है अचालक पट्टिका, कि अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो कैलकुलेट करना है। चौथा अपन चलते हैं गोले में, कि चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। पांचवा अपने पास है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी चैप्टर में अपने पास मुख्य ये बस 5 टॉपिक हैं अपने पास, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है चैप्टर के, मैक्सिमम 2 वीडियो और बनेंगे, ज्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बना रहे आपके लिए, छोटे छोटे एक पॉइंट 2 पॉइंट अपन लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 वीडियो में अपना चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं, उनकी चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।